गुड मॉर्निंग। आप लोगों को से फिजिक्स 12th क्लास का जो स्टार्टिंग है आज वो 3rd चैप्टर से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्या है? चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में आप लोग को हम बताएंगे आज। विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग। आज का मेरा टॉपिक इतना ही है, विद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। ठीक है ना। तो देखिए चैप्टर जो है वो क्या है, 3rd है, विद्युत धारा। पाठ का नाम है विद्युत धारा। ठीक है ना। सबसे पहले आज आप लोग यही जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह। यदि किसी चालक में आवेश चल रहा, आवेश का चलना ही विद्युत धारा होता है। क्या कहा? आवेश का चलना ही विद्युत धारा होता है। या ये कह दो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, चाहे 1 सेकंड में चलने वाला आवेश विद्युत धारा कह दो, चाहे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कह दो, है ना। इसको प्रदर्शित किया जाता है, आई से आई कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ठीक, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपान टी या आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, जो भी चाहो लिख सकते हो। ठीक है ना। ये कहा हमने, यानी विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है ना। इसे आई से दर्शाते हैं। किससे? अर्थात ये कहोगे आई बराबर, इस परिभाषा के आधार पर कहेंगे तो आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, और इसके आधार पर कहेंगे तो आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, ये इसके आधार पर है, ये इसके आधार पर। ये कहना देना कि डी डी कट गया है, किसी से मत बोल देना। आई बराबर डी क्यू अपान डी टी आवेश प्रवाह की दर, और आई बराबर क्यू अपान टी किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। ये मत बोलना कि डी डी कट आ गया होगा तो ये आए है। पहली परिभाषा से ये, दूसरी से ये। ठीक है ना। इसी को हम चाहें तो या करके ये भी लिख सकते हैं, आई बराबर यानी ई अपान टी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि Q बराबर होता है यानी ई आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण से ये होता है। ये Q बराबर यानी ई जो है आवेश का क्वांटीकरण है। तो यहाँ पर हम Q की जगह पर यानी ई लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ये कहा। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कहीं ये फार्मूला से काम होगा, कहीं ये फार्मूला से काम होगा, कहीं ये फार्मूला से काम होगा। ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये अब आई का मात्रक क्या होगा? आई का मात्रक की बात करें तो एम्पियर जानते हो। ठीक है ना। अन्य मात्रक, अन्य छोटे मात्रकों की बात करें तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना। जहाँ 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा।
बीमीय सूत्र की बात यदि करेंगे तो बीमीय सूत्र में इसमें सीधे यम तो जीरो रहेगा, यल जीरो रहेगा, टी जीरो रहेगा, सिर्फ ए रहेगा। और यह एक अदिश राशि है, यह एक क्या है, अदिश राशि है। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये दिखा दिया जाता है कि धारा इधर जा रही है, पर वास्तव में वो राशि क्या है, अदिश राशि है। ठीक है ना, यानी विद्युत धारा जो है सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, अदिश नियम का ही पालन करती है। ठीक है ना। यानी ये अदिश नियम का पालन करती है। यदि मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा इधर जा रही है, 2 एम्पियर की धारा उधर, यदि यहाँ से तार एक मुड़ गया इधर तो 2 एम्पियर ये धारा है तो उधर भी 2 एम्पियर रहेगी। और यदि ये सदिश राशि होती तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन भी हो जाता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, तो ये हो गया। अब आप लोगों को ये बता दें, विद्युत धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिष्ट धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। उनमें से पहला है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा शॉर्टकट में लिखा रहता है AC, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसको समझिए थोड़ा सा। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता रहता है। परिमाण भी बदलता रहता है, उसकी दिशा भी बदलती रहती है, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और आप लोगों को बता दें, घरों में दी जाने वाली जो धारा हो प्रत्यावर्ती धारा है। घरों में दी जाने वाली धारा जो होती है कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती होती है। अब आप लोग ये कहोगे कि घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती क्यों होती है, तो उसका भी आगे आपको डिटेल में मिलेगा जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। क्या होता है कि घरों में जब प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है तो इसमें ट्रांसफार्मर लगा करके ज़रूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा ही घरों में दी जाती है। और दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता ही नहीं है, तो उसमें कहीं यदि बढ़ाने घटाने की ज़रूरत पड़े तो नहीं बढ़ा घटा सकते, इसलिए दिष्ट धारा नहीं दी जाती है। याद रखना कि घरों में दी जाने वाली धारा कौन सी होती है और क्यों होती है ना, प्रत्यावर्ती होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर उसको हम ट्रांसफार्मर लगा कर उसको अधिक कम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है। अब इसकी आवृत्ति जो होती है 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो है 1 सेकंड में 50 चक्र पूर्ण करती है। बात को समझो, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। और 1 चक्र में धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है, 2 बार न्यूनतम। प्रत्यावर्ती धारा से जो जलने वाले बल्ब होंगे, अभी ये समझ लो कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर, और 1 चक्कर में 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम होता है। तो 1 सेकंड में 100 बार अधिकतम 100 बार न्यूनतम। तो प्रत्यावर्ती धारा से जलने वाले बल्ब जो होते हैं 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझ जाते हैं। अब वो दृष्टि निर्बद्धता के कारण आँख में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो देख पाए, पर किसी डिटेक्टर से ये पता चला है जो कि सही है। ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का आपको डिटेल में एक 7 चैप्टर है फिजिक्स की 12th क्लास में। प्रत्यावर्ती धारा का एक चैप्टर है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम डिफिनेशन एक लाइन की जरूर लिखे दे रहे हैं, पर इसका डिटेल में जानकारी आप प्रत्यावर्ती धारा 7 चैप्टर वाले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तब हो पाएगी। यहाँ पर हम केवल उसकी डिफिनेशन, समीकरण और ग्राफ भले लिख दें, पर डिटेल में जानोगे चैप्टर 7 में जब लेक्चर पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा वाला तब। ठीक है ना। यहाँ हम सामान्य परिभाषा लिखे देते हैं। वह धारा जिसका
परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, उसे एसी कहते हैं। एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा। एयर कंडीशन मत समझना, एयर कंडीशनर एसी कहते हैं, है ना। इसका समीकरण और ग्राफ ये समीकरण और ग्राफ हम लिखे आए दे रहे हैं, आगे 7 चैप्टर में इसको प्रूव करके बताएंगे हम। ये है, और ग्राफ में इस प्रकार से, ठीक है ना। इसका डिटेल के लिए चैप्टर 7 है, फॉर डिटेल चैप्टर 7, डिटेल में जानकारी चैप्टर 7 में इसको करना पड़ेगा आपको। तो आई क्या है, तात्क्षणिक धारा, और आई जीरो क्या है, धारा का आयाम मान है, कोणीय आवृत्ति समय, ये है ना। तो ये आप इसको सामान्य जानकारी आप जानते रहिए, वैसे आप डिटेल के लिए चैप्टर 7, ठीक है ना। अब दूसरी क्या होती है, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, इसकी आवृत्ति न्यू बराबर 50 हर्ट्ज। ये इसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, या 50 चक्र प्रति सेकंड, ठीक है। किसकी, एसी की प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, 50 चक्र प्रति सेकंड। अब इसके बाद है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा डीसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये दिष्ट धारा वो होती है, सुनिए, दिष्ट धारा वो होती है जिसकी दिशा नहीं बदलती है, दिशा नहीं बदलती। दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसकी दिशा नहीं बदलती है, परिमाण बदल भी सकता है, नहीं भी। वह धारा जिसका परिमाण बदले या ना बदले लेकिन दिशा नहीं बदलती है, उसको कहा जाता है दिष्ट धारा, ठीक है ना। जिसका परिमाण बदले या न बदले लेकिन दिशा नहीं बदलती है, उसको कहा जाता है दिष्ट धारा, ठीक है ना। लिखे दे रहे हैं, वह धारा जिसका परिमाण बदले या न बदले किंतु दिशा नहीं बदलती है, उसे डीसी कहते हैं, ठीक है। वह धारा जिसका परिमाण बदले या ना बदले किंतु दिशा नहीं बदलती है, उसे डीसी कहते हैं। अब ये दो प्रकार की होगी, एक परिमाण बदलने वाली, एक न बदलने वाली, ठीक है ना। ये दो प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है एक समान दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा, और एक होती है परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा मतलब परिमाण न बदले, और परिवर्ती दिष्ट धारा मीन्स इस प्रकार हो जाए, ठीक है ना। यह है परिवर्ती दिष्ट धारा, ठीक। तो ये परिमाण नहीं बदल रहा है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रही तो नीचे नहीं आ रहा है। इसकी आवृत्ति शून्य होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, न्यू बराबर 0। याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड, और इसकी आवृत्ति जो होती है क्या होती है, 0 होती है, इसकी आवृत्ति 0, ठीक है ना। तो ये हो गया धारक। अब इसके बाद इसमें धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, कोई चालक है, मान लीजिए कोई एक चालक है, इस चालक का क्षेत्रफल ये है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्या है, अनुप्रस्थ काट
ए मीन्स अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। इससे प्रवाहित होने वाली धारा, इससे प्रवाहित होने वाली धारा आई, अनुप्रस्थ, इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए है, क्या है ए है। तो आई और ए का जो अनुपात होगा उसको कहा जाता है धारा घनत्व। बात को समझना, ये एक चालक है, उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए है, और उससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आई है। तो आई और ए का जो अनुपात होगा उसको क्या कहेंगे धारा घनत्व। यदि हम क्या कर दें, ए को क्या कर दें एक कर दें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा धारा घनत्व। क्या हुआ, धारा घनत्व धारे है, लेकिन कब, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक हो। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक है, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कह सकते हैं। यानी धारा को ही धारा घनत्व कहेंगे जब चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो एक हो। यानी किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक से प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहेंगे जब उसका क्षेत्रफल कितना हो एक हो। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक नहीं है तो विद्युत धारा और क्षेत्रफल का अनुपात, विद्युत धारा और किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, धारा मीन्स चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, और अनुप्रस्थ काट मीन्स उस चालक का अनुप्रस्थ काट। ये नहीं कि धारा किसी दूसरे का, अनुप्रस्थ काट किसी दूसरे का, किसी चालक में बहने वाली धारा और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा हम ये लिखते हैं, देखिए धारा घनत्व, धारा घनत्व कैसे लिखेंगे, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अर्थात यदि ए अनुप्रस्थ काट वाले, ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक से प्रवाहित धारा आई है तो क्षेत्रफल ए है, ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक से प्रवाहित धारा आई है तो धारा घनत्व, इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए, ध्यान रखना, ठीक है। इसे जे से दर्शाते हैं, जे से दर्शाते हैं, धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं। यदि ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक से प्रवाहित धारा आई है तो धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक निकालेंगे तो आई यानी एम्पियर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, है ना, यानी एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर -2 मीटर, आई यानी एम्पियर, ए यानी क्षेत्रफल, ये मीटर आई स्क्वायर लिखा है हमने, मीटर स्क्वायर, तो ऊपर भेज दिया तो एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से दर्शाते हैं। और यदि ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक से प्रवाहित धारा आई है तो धारा घनत्व जे बराबर जे होता है, ठीक है ना। सॉरी,
अब इसके बाद आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ये बता दें, थोड़ा समझिए, बहुत छोटी सी डिफिनेशन है। ये कोई चालक है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कोई किधर इधर उधर मान लीजिए मोशन कर रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर अपना घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। यदि ई बराबर क्या है? 0 है। कोई चालक है वो विद्युत क्षेत्र में नहीं है। कोई चालक है वो कहाँ है? जहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या है? 0 है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, किसी चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो इधर उधर अपना गति करते रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं, ये समझ लो, है ना। यदि मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, कोई वोल्टेज ना लगाया गया हो, तो उसकी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें क्या कर दिया जाता है, जैसे ही इसमें क्या कर दिया जाता है, ये एक बैटरी लगा दें। क्या लगा दें? यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, वोल्टेज लगा दिया, तो ये जो ये धन है, ये ऋण है, ये धन, ये ऋण। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण से किधर चलने लगते हैं? धन की ओर। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं इधर उधर घूम रहे थे, है ना। कब? जब ई बराबर क्या था? 0। और जब बैटरी हम लगाएंगे, भी लगाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ई इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर वोल्टेज लगाएंगे, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मनमानी कर रहे थे वो अब ऋण से धन की ओर एक निश्चित दिशा में चलने लगेंगे। क्या कहा हमने? जब एक चालक के सिरों के बीच में हमने विभवांतर लगाया, यानी बैटरी जोड़ दिया, तो जो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऋण सिरे से किधर जाने लगते हैं? धन सिरे की ओर। और जब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने लगते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, उस औसत वेग को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसी को आप वाह वेग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कब हुआ? जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो किसी चालक की इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इधर उधर गति करते रहते हैं, उनका वेग चाहे जो हो, ठीक है। लेकिन जब चालक के सिरों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देने से वो इलेक्ट्रॉन फिर एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। तो जब एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। लेकिन उस समय जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहता है तब। यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो ये चाहे जिस वेग से जाए उनको अनुगमन वेग नहीं कहते। लेकिन जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दिया जाता है, यानी बैटरी जोड़कर विभवांतर लगा दिया जाता है, तो उस समय जब किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलते हैं, उस औसत वेग को कहा जाता है अनुगमन वेग। यानी बहुत कम शब्दों में ये लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति जरूरी है। विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इधर उधर चलेंगे। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दिया जाएगा तो एक निश्चित दिशा में चलने लगेंगे, तो उस समय का जो उनका औसत वेग होगा, उस औसत वेग को कहा जाएगा अनुगमन वेग। ठीक है ना। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। यानी देखिए, लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के
मुक्त इलेक्ट्रॉनों, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। किस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यानी अनुगमन वेग के लिए ई अनिवार्य है ना। ये क्या है? अनुगमन वेग है। क्या है ये? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तभी कहलाएगा जब ई विद्युत क्षेत्र रहेगा। ठीक है ना। यदि मान लीजिए हमने अभी दिखाया था ना, यदि विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर अपनी मर्जी से गति करते रहेंगे, उस गति को अनुगमन वेग नहीं कहेंगे। और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो जाएगा तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। हमने ये अब कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उनको कहा जाता है जो नाभिक से कम बल से बंधे होते हैं, है ना। देखिए ये हमने कहा, ये है नाभिक। ये क्या है? नाभिक। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होंगे उनमें ज़्यादा बल लगेगा, बल अधिक, और जो दूर है तो उनमें बल कम। तो जब कम बल लगे रहता है तो ये क्या होते हैं, इनको कम बल से बंधा होता है तो थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ये अपने नाभिक से दूर निकक्ष से दूर जा सकते हैं, है ना। तो इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी नाभिक से ज़्यादा दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात नाभिक की पकड़ कम होती है ना, तो उन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना। और जो नज़दीक में होते हैं, ज़्यादा बल से बंधे होते हैं, उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सीधे सीधे ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास रहते नज़दीक तो उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो नाभिक से ज़्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब गति करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है ना। यही हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। Vd से दर्शाते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। ये याद रखना। ठीक है ना। अब इसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमने कहा ना कि एक चालक है, उस चालक के सिरों के बीच में विभवांतर लगा दो, एक बैटरी लगा दो, और बैटरी लगा दिए मीन्स विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दिए। और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने लगेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग। ठीक है ना। अब अनुगमन वेग का एक डेरिवेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, नीट, JEE की सबके लिए उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन आप लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।